Chale, welcome to lecture 16. In this chapter, I was discussing the ideal gas equation of state and its processes. यानी मैंने आपसे जिक्र किया था, I told you what an equation of state is. In an equation of state, I gave you the definition of an equation of state, that an equation of state is a mathematical equation which links the pressure, volume, temperature together. आप जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे ना, उसमें लाजमी आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपस में लिंक मिलेंगे. सबसे कॉमन इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट. ये सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है. क्यों इक्वेशन ऑफ स्टेट है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. इसमें प्रेशर भी है, इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें टेम्परेचर भी है. मगर आइडियल गैस के there are certain limitations for the ideal gas equation of state. Number one limitation, it is only applicable for low pressure. Secondly, it is applicable to only moderate to high temperature. अगर आपका टेम्परेचर लो हो गया या अगर आपका प्रेशर हाई हो गया तो आपको कोई दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट ढूंढना पड़ेगा, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे. इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन की लिमिटेशन ये होती है, इट इज ओनली वैलिड फॉर अ गैस. अगर आप गैस के बाहर बात करते हैं यानी लिक्विड की बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट काम नहीं कर सकता. ये बातें मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में. इसके अलावा आई हैव अपडेटेड माय स्लाइड्स अ बिट. आई एडेड दिस लर्निंग गोल्स, व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न फ्रॉम दिस होल चैप्टर. इंशाल्लाह ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा. बिलफर्ज अगर कल कंप्लीट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे डेफिनेटली स्टार्ट खत्म हो जाएगा और अगले वेडनेसडे तक हम कोई नई चीज स्टार्ट कर लेंगे. ये मैं सारी स्लाइडें कंप्लीट कर चुका हूँ इस चैप्टर. सर ये स्लाइड फुल करते हैं. स्लाइड आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएंगी. सर ये स्लाइड क्या है, फुल स्क्रीन पे करते हैं. क्या हुआ? फुल स्क्रीन करते हैं सर. स्लाइड फुल स्क्रीन कर दूं? अच्छा, तो ये इंशाल्लाह आपको मैं अगले हफ्ते तक दे दूंगा. अब इसके अलावा मैंने आपको कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टेट, देन आई टोल्ड यू अबाउट कॉमन इक्वेशंस ऑफ स्टेट, देन वी डिस्कस द जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट वेयर आई टोल्ड यू सम न्यू प्रॉपर्टीज. इन न्यू प्रॉपर्टीज में मैंने आपको Z की बात की थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में. मैंने आपको रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर बताया था. लेट मी गो ओवर दिस अगेन. Z is the compressibility factor. It is a ratio. It is just the deviation of a real gas from the deviation of an ideal gas, provided that the conditions are the same as that would be for an ideal gas. इसका मतलब ये हुआ कि Z जो होता है ना, उसकी कोई वैल्यू होती है. Z आइडियल गैस के ऊपर हम Z को 1 अज्यूम करते हैं. तो Z सिर्फ एक रेशियो है कि रियल गैस के अंदर कितना डिविएशन है उस 1 की वैल्यू के ऊपर से, प्रोवाइडेड कि जो रियल गैस है ना उसकी कंडीशन आइडियल गैस की कंडीशन की हो. मतलब ये फर्ज करें मेरे पास एक रियल गैस है हाइड्रोजन. अब वो रियल गैस अगर मुझे कंपेयर करनी है आइडियल गैस के ऊपर, और उस वक्त अगर वो आइडियल गैस 100 केल्विन के ऊपर है और 2 बार के ऊपर है, तो वो जो मेरी रियल गैस है ना वो भी 100 केल्विन और 2 बार पे होनी लाजमी है. वो 200 केल्विन और 2 बार पे नहीं हो सकती क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड के तौर पे कंपेयर करोगे तो आपको कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी. तो ये मतलब होता है. और Z किस तरह ढूंढते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, बाय वायरियल इक्वेशंस एंड व्हाट इज TR एंड PR रिड्यूस प्रॉपर्टीज. आफ्टर दैट I told you these relations. ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये चार्ट को हम रीड कैसे करते हैं. अज्यूमिंग आपने इस चार्ट के अंदर 3 फैक्टर हैं. एक फैक्टर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो कि आपके y एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर आपकी Z की वैल्यू है. दूसरी आपकी वैल्यू है रिड्यूस प्रेशर जो कि x एक्सिस के ऊपर है. तीसरी जो आपकी वैल्यूज हैं वो बीच वाली लाइन है. ये चार्ट क्या करता है, आपको रिड्यूस टेम्परेचर की हेल्प से यानी रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर की हेल्प से ये आपको Z ढूंढने में फाइंड आउट कर सकता है. एक बात, ये कन्वर्सली रिवर्स भी हो सकता है, यानी आपको Z मालूम हो और आपको रिड्यूस टेम्परेचर मालूम हो
तो आप रिड्यूस्ड प्रेशर ढूंढ सकते हो। रिड्यूस्ड प्रेशर के जरिए आप मेन प्रेशर ढूंढ सकते हो। तो यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आपस के अंदर चल सकता है। रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और Z। आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे, आप तीसरा वेरिएबल ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढना है ये मैंने आपको बताया था। आप चार्ट को जरा फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखा नहीं सक रहा हूं तो थोड़ा सा मसला होगा। फर्ज करें आपने रिड्यूस प्रेशर ढूंढा। रिड्यूस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन प्रेशर अपॉन द क्रिटिकल प्रेशर। द क्रिटिकल प्रेशर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। आपने दोनों को डिवाइड किया, आपको रिड्यूस प्रेशर मिला 3.5। नीचे आप 3.5 के ऊपर रिड्यूस प्रेशर पे एक डॉट मार्क करेंगे। इसी तरह आपने रिड्यूस टेम्परेचर को नोट किया। फर्ज करें आपका रिड्यूस टेम्परेचर आया 1.4, तो आप इस 3.5 वाली लाइन से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और 1.4 वाली लाइन पे डॉट बनाएंगे, और उसके बाद आप इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो तकरीबन ये आपकी Z की वैल्यू आ रही है 0.72 आ रही है, 0.72 या 0.73 आ रही है। सबको ये वैल्यू नजर आ रही है कि 0.73 कैसे आ रही है? यस सर। फर्ज करें अगर मैं आपको बोलता कि आपके TR की वैल्यू है 1.65, फॉर इंस्टेंस 1.65 है, तो यहां पर अगर आप TR की लाइन देखें तो आप देखें एक लाइन TR की 1.4 है, दूसरी लाइन TR की 1.5 है, तीसरी 1.6 है, उसके ऊपर 1.8 है। 1.65 और 1.7 की लाइन नहीं है। अगर आपकी कंडीशन बोलती है 3.5 रिड्यूस प्रेशर एंड 1.65 रिड्यूस टेम्परेचर, तो आप अंदाजे से 1.6 और 1.8 की लाइन के बीच में अपनी मर्जी से एक डॉट लगा देंगे। आप अज्यूम करेंगे कि बीच में एक लाइन जा रही है जो कि ड्रॉ नहीं हुई है। दिस इज सिंपल बेसिक मैथ्स। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चन सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे कर दिखाए थे और किसी ने किए नहीं या सबमिट नहीं करवाए। तो इससे मुझे ये अंदाजा होता है कि सबने प्रैक्टिस कर ली होगी एंड यू नो हाउ टू डू इट। जिसने किया था उसका सही है, इसलिए मैंने उसको कोई फीडबैक नहीं दिया, मैंने उसके आंसर्स देख लिए थे। मैंने आपको कहा था आप क्वेश्चन 1 कीजिएगा, क्वेश्चन 2 कीजिएगा। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए? क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5 करना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो हम इक्वेशंस कर रहे हैं, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ढूंढ रहे हैं, ये चार्ट ढूंढ रहे हैं, ये किस बेस पे ढूंढ रहे हैं? रियल गैस के ऊपर ढूंढ रहे हैं ना। तो फर्ज करें अगर आपके पास कोई कंपोनेंट हो जो कि गैस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन हो जाए। ब्यूटेन इज नॉट अ गैस, ब्यूटेन आमतौर पे लिक्विड होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्यूटेन इज नॉट अ गैस, इट इज अ लिक्विड। फर्ज करें अगर आपको टेबल के अंदर ब्यूटेन दिया गया हो और ब्यूटेन के साथ ब्रैकेट के अंदर G लिखा हुआ हो या V लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटेन इज आइदर इन गैसियस फेज और इन वेपर फेज। दैट मीन्स कि अब ये एप्लीकेबल है क्योंकि ब्यूटेन अब गैसियस फेज में है या वेपर फेज में है। इसी तरह अगर एक कंपाउंड हो बेंजीन, बेंजीन के साथ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द Z वैल्यू यूजिंग दिस इक्वेशन, बट यू कैन फाइंड इट आउट विद बेंजीन अगर मैं बेंजीन के आगे ब्रैकेट में G लिखूं या V लिखूं। दिस मीन्स इट इज इन लिक्विड फेज, सॉरी दिस मीन्स इट इज इन वेपर फेज या गैसियस फेज। बात समझ आई? यस सर। तो ये दो हिंट देखकर आप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कर लेंगे। अब क्वेश्चन 3 के अंदर जिस स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन 3 कर दिया था, मैंने बोला नहीं था कि क्वेश्चन 3 करें, मगर उन्होंने क्वेश्चन 3 कर दिया था। क्वेश्चन 3 उनका रॉन्ग है। उनका रॉन्ग क्यों है? देखें मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है, अ कंटेनर कंटेन्स 3 moles of argon at 200 Kelvin and a pressure of 100 bar. Calculate the volume of argon at these conditions. देखें अगर मैं ये नहीं लिखूं कि दिस इज अंडर आइडियल कंडीशन या आर्गन इज एन आइडियल गैस, यू कैन नॉट अज्यूम दैट आर्गन इज एन आइडियल गैस क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है।
अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप अज्यूम करेंगे दिस इज अ रियल गैस। तो उन्होंने जब अपना फॉर्मूला शुरू में लगाया, सो दे पुट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाया तो क्वेश्चन यहीं पर ही किल हो गया, क्योंकि ये आइडियल गैस तो है ही नहीं। उन्होंने लगाना चाहिए था पीवी इज इक्वल टू एन जेड आर टी। अब मसला ये होता कि उनको z की वैल्यू ढूंढनी पड़ती। z की वैल्यू के लिए वो क्या करते, पहले रिड्यूस टेम्परेचर निकालते, रिड्यूस प्रेशर निकालते। रिड्यूस टेम्परेचर कैसे निकलता, रिड्यूस टेम्परेचर निकलता 200 केल्विन आर्गन का दिया गया है। वो क्या करते, क्रिटिकल टेम्परेचर जाते इस टेबल के अंदर, इस टेबल में जाकर आर्गन का क्रिटिकल टेम्परेचर रीड करते, जो कि आ रहा है तकरीबन 151 केल्विन। तो वो क्या करते, 200 डिवाइडेड बाय 151, एक वैल्यू मिल जाती। इसके यूनिट नहीं होते, रेशियो होता। इसी तरह वो आर्गन का क्या करते, वो रिड्यूस्ड प्रेशर निकालते। जब उन्होंने आर्गन का रिड्यूस प्रेशर निकाल दिया, आर्गन का रिड्यूस टेम्परेचर निकाल दिया और रिड्यूस प्रेशर निकाल दिया, उसके बाद वो इस ग्राफ पे जाते, जो वैल्यू रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर की है उसकी हेल्प से वो z की वैल्यू ढूंढते और फिर वो इक्वेशन में डालते PV इज इक्वल टू NZRT और तब उनको वॉल्यूम मिल जाती। अ वर्ड ऑफ कॉशन, हमेशा एक सेकंड रुके, मुझे ये कंप्लीट करने दें। अ वर्ड ऑफ कॉशन कि हमेशा इसके अंदर SI यूनिट्स लीजिएगा। प्रेशर के आंसर आपको पास्कल में कन्वर्ट कीजिएगा, मोल्स आपके मोल्स में है, वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में निकालेंगे, टेम्परेचर केल्विन में होगा और R के यूनिट्स होते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर आप SI यूनिट्स नहीं लें तो आप 8.314 नहीं ले सकते। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था सर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी तो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। वो होता है, बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने सिर्फ चार्ट यूज करना है तो आप उससे कैसे ढूंढ सकते हैं? सही हो गया सर, सही है, कंफर्म कर रहा हूं। जी सर। हाँ जी, बोलें अगला क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है सर कि आर्गन जो है ना ये नोबल गैस है और नोबल गैस जो है ना वो जनरली आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो फिर हम इसको रियल गैस क्यों कंसीडर करें? क्योंकि मैंने आपको यही कहा था, देयर इज नो गैस विच इज अ आइडियल गैस। हम अज्यूम करते हैं कि ये आइडियल गैसेस हैं। कुछ गैसेस जो वीकली पोलर या कुछ छोटी गैसेस होती हैं जैसे नियॉन हो गई, इनको हम अज्यूम करते हैं आइडियल गैस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही मैसेज कर कर बोला था कि हकीकत के अंदर कोई चीज़ आइडियल गैस नहीं है। एयर भी आइडियल गैस नहीं है, वाटर वेपर भी आइडियल गैस नहीं है, ऑक्सीजन भी आइडियल गैस नहीं है। इनकी कोई वैल्यूज लाजमी होती हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने किया होता है। हाँ, मगर अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं कि अज्यूम दैट आर्गन बिहेव्स इन एन आइडियल मैनर, तब आप इसको आइडियल रखेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको क्वेश्चन 3 बता दिया, इसको एक दफा वर्कआउट कर लीजिएगा अपने आंसर निकालने के लिए, कि आपको एक दफा प्रैक्टिस के अंदर आ जाए आंसर कैसे होगा, क्योंकि जो लाजमी बात है जो अगली असाइनमेंट आएगी उसके अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 4 कैसे होगा, रिपीट द अबव क्वेश्चन विद 3 मोल्स ऑफ बेंजीन at 600 Kelvin 98 bar. Calculate the volume at these condition. इसको कैसे करेंगे? सर बेंजीन तो लिक्विड है। बेंजीन लिक्विड है, आप सिंपली ये लिखेंगे it is not possible to solve this because benzene is a liquid. You cannot use the real gas equation or the ideal gas equation unless it is a liquid. सही है, तो आपने ये बोलना है। फर्ज करें यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, अब इस टेबल के अंदर यहाँ पर बेंजीन है, बाय डिफॉल्ट बेंजीन इज अ लिक्विड। मगर अगर इसी टेबल के अंदर बेंजीन के साथ ब्रैकेट में G या V लिखा होता तब आप कर सकते थे। तो हमेशा ये अज्यूम नहीं कीजिएगा कि बेंजीन लिक्विड है और बगैर टेबल देखे आपने लिख दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बेंजीन इज अ लिक्विड। हमेशा टेबल देखिएगा, हो सकता है मैं आपको टेबल के अंदर लिख कर दूं कि गैसियस फॉर्म है या वेपर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपना क्वेश्चन बनाता हूं, ये आया था 18 के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको ये टेबल मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। अब बाय डिफॉल्ट बेंजीन क्या होता है, मुझे बताएं। लिक्विड। बेंजीन लिक्विड होता है। आपने ये बोल दिया बेंजीन इज अ लिक्विड, इट इज नॉट पॉसिबल, बट ऑन दिस टेबल माय बेंजीन इज, एक्चुअली ये टेबल मैंने इस पिक्चर की फॉर्म में की है तो मैं टाइप नहीं कर सक रहा। इमेजिन कि मैं टेबल के ऊपर टाइप कर रहा हूं, मेरी टेबल पे ये लिखा हुआ है बेंजीन। अगर टेबल में ये लिखा हो तो दिस इज एप्लीकेबल, क्योंकि इसका मतलब बेंजीन इज इन गैसियस फेज। तो प्लीज पहले क्वेश्चन देखिएगा कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट के साथ उसका वो देखिएगा कि टेबल में क्या है। बात समझ आई? सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बेंजीन, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेंजीन इज कैन नेवर बी इन वेपर फेज। टेबल के अंदर अगर मैंने बेंजीन को वेपर फेज में लिख दिया, फिर आप इसको लिख कर आएंगे कि लिक्विड फेज के अंदर है ये, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि टेबल के अंदर ये गैसियस फेज में है। तो हमेशा टेबल को देखिएगा, अगर मुझे कोई चीज लिक्विड को गैसियस बनाना है तो मैं उसको ब्रैकेट में गैस लिखूंगा। अगर नहीं लिखा है गैस, बाय डिफॉल्ट इट इज अ वेपर, सॉरी लिक्विड। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर हम उसकी बात करते हैं, एल्केन्स की बात करते हैं, सबसे पहली एल्केन मीथेन वेपर है, इथेन वेपर है, प्रोपेन वेपर है, ब्यूटेन लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि C4 की जो चेन होती है फॉर एल्केन ब्यूटेन, वहां से आपका लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने उसके साथ वेपर नहीं लिखा, ब्यूटेन को आप अज्यूम करेंगे कि ये लिक्विड है। बाकी तीन के लिए लिखूं ना लिखूं, यू शुड नो इट इज द गैस। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, बैक टू दिस, मैं आपको अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको कोई चीज आइडेंटिफाई करने को बोलता हूं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहां पर देखें, आप मास देखें, अब यहां पर कुछ चीजों का मास सेम है। प्रोपेन का मास देखें 44, नाइट्रस ऑक्साइड का मास देखें 44, स्कैंडियम का मास देखें 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखें 44। आपने करेक्ट चीज खुद पिक करनी पड़ेगी। कैसे पिक करनी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन हिंट देगा। अब पहली बात तो ये, मुझे ये बताएं कि स्कैंडियन में इस लॉ से कर सकता हूं, आइडियल गैस लॉ से? मैं स्कैंडियम आइडियल गैस लॉ से नहीं कर सकता, बिकॉज स्कैंडियम इज अ मेटल। स्कैंडियम इज अ मेटल, मेटल सॉलिड है। तो कोई भी चीज जो सॉलिड हो या लिक्विड हो, आइडियल गैस इक्वेशन से वो एप्लीकेबल नहीं है। अब इन चीजों में वाटर इज H2O, इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा सकता अनलेस मैं इसके साथ ब्रैकेट के अंदर G लिखता। ब्रैकेट के अंदर में G लिखता तो वो ये बताता दैट दिस इज इन वेपर फेज, तब मैं ये लगा सकता था। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मैं आइडियल गैस इक्वेशन वाटर पे नहीं लगा सकता बिकॉज दैट इज अ लिक्विड, मैं बेंजीन पे नहीं लगा सकता बिकॉज बेंजीन इज अ लिक्विड, मैं स्कैंडियम पे नहीं लगा सकता बिकॉज स्कैंडियम इज अ मेटल। बाकी जो तमाम चीजें हैं वो गैसेस हैं, गैसेस के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन हो सकता है। अब देखें, अब ये जो सारा 44 वाली जो ट्रिक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। फर्ज करें मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, 88 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक गैस X इज वेट, 88 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक गैस X is weight and analyze. Assuming 2 moles of a gas, a temperature of 670 Kelvin and 98.69 atm. Identify X. X को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको उसका मास चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपको मास नहीं मालूम है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मोल मालूम है और टोटल मास मालूम है, आपको मास मिल सकता है।
यस सर। मास कितना होगा? सर मास 88 गिवन डिवाइडेड है बाय 2, 88 गिवन मास डिवाइडेड बाय 2 44 44 होएगा। अब देखें, मेरा पहला पार्ट है आइडेंटिफाई एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर चार चीजें हैं जो 44 है। ए कार्बन डाइऑक्साइड है, बी स्कैंडियम है, सी नाइट्रस ऑक्साइड है, डी प्रोपेन है। अब ये जो चार गैसेस हैं, सही है, अब ये जो चार गैसेस हैं, चार चीजें, इनमें से स्कैंडियम तो हट जाएगा बिकॉज स्कैंडियम इज अ मेटल। बाकी बची तीन चीजें। अब मसला ये है कि अगर आपने x को गलत आइडेंटिफाई किया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रॉपर्टीज अलग है। TC हर कंपोनेंट की अलग है, PC हर कंपोनेंट की अलग है। अब आप मेरे वर्ड पे जाएं, 88 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक गैस। ऑर्गेनिक गैस के अंदर इनमें से ऑर्गेनिक कौन सी होगी? या तो मैं एग्जैक्टली प्रोपेन होगी। या तो मैं ऑर्गेनिक बोलता या मैं बोलता हाइड्रोकार्बन, दोनों में से कोई लफ्ज बोलता। अब इन सारी गैसेस में से सिर्फ एक ऑर्गेनिक है। सारी नहीं देखेंगे, जिनका मास 44 आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट एन ऑर्गेनिक गैस, नाइट्रस ऑक्साइड नॉट एन ऑर्गेनिक गैस, बाकी बचा प्रोपेन। सपोज अगर मैं आपसे इस तरह सवाल पूछता कि क्या नाम है, इसको मैं इस तरह रिफ्रेम करता कि 88 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक गैस X is weighed and analyzed, assuming, मैं आपको ये बोलता 88 grams of a gas X is weighed and analyzed, assuming 2 moles of the gas, a temperature of 670 Kelvin and 98.69 atm can be assumed. Further मैं आपको ये भी बोल देता, assume that a constituent of this gas is the highest proportion in air, something like this कर देता मैं, assuming that a constituent of this gas has the highest proportion in air. अब आपको वही चीज आ रही थी कि आपको 44 आ रहा था, आपका 44 आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में, आपका 44 आ रहा था स्कैंडियम में, स्कैंडियम तो बाहर आ गया, आपका 44 आ रहा था नाइट्रस ऑक्साइड में, आपका 44 आ रहा था प्रोपेन में। मैंने आपको क्या कहा? वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस गैस हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन एयर बाय मास या बाय मॉलिक्यूलर वेट। एयर के अंदर सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या होता है? मोर देन 78%, नाइट्रोजन। इन चारों में से सिर्फ एक है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसीलिए आप नाइट्रस ऑक्साइड उस सिचुएशन में पिक करेंगे आइडेंटिफाई एक्स के अंदर। आपको कोई ना कोई क्लू दिया जाएगा, या तो मैंने आपको क्लू दे दिया ऑर्गेनिक का, या मैंने आपको नाइट्रस ऑक्साइड का क्लू दे दिया। हो सकता है मैं आपको ये क्लू दे सकता था 88 ग्राम ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस इज वेट। अब कौन सी होती? कार्बन डाइऑक्साइड होती। बात समझ आ रही है कि आपने बेस्ट किस तरह पिक करना है? क्योंकि लाजमी 100% मैं आपको गारंटी दे दूं कि आपका सवाल इतना आसान नहीं होगा कि आपको मैं ये सिर्फ एक ट्रेलर था कि मैं आपको आप ये बोलें कि कंटेनर कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ आर्गन एट 200 केल्विन। इतना आसान आपका सवाल नहीं होगा। आपका जो सवाल होगा उसके अंदर आपको चूज द बेस्ट करना होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना होगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई एक्स कर सकते हैं। अब आपको मालूम पड़ गया कि, मगर इस क्वेश्चन को भी प्लीज एक दफा दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैं आपको ओरली बता रहा हूं। अब आपको जब ये मालूम पड़ गया कि मुझे x मिल गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ x एट द गिवन कंडीशंस। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। x कैसे ढूंढेंगे? आपको आपका गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको प्रेशर दिया हुआ है। वही बात हुई, सबसे पहले रिड्यूस टेम्परेचर निकालें, रिड्यूस प्रेशर निकालें। आप ये टेबल यूज करेंगे, आपको क्वेश्चन में ये टेबल मैंने गिवन की थी। इसका रिड्यूस क्रिटिकल टेम्परेचर 370 है, क्रिटिकल प्रेशर 42 बार है। यहां पर आप सिर्फ क्या करेंगे? ATM को बार में कन्वर्ट करेंगे। ये लाजमी है कि ताकि यूनिट्स डिवाइड हो जाए। आपने TR आपने PR ढूंढ लिया, TR PR आपको मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ से आप Z निकालेंगे, आपको Z की वैल्यू मिल गई। Once you get your Z value, what would you do? PV is equal to NZRT। आपके पास मोल्स भी हैं, आपके पास प्रेशर भी है। अच्छा सुने, जो PV is equal to NZRT,
उसमें कौन सा प्रेशर और कौन सा टेम्परेचर लेंगे, उसमें आप गिवन प्रेशर और गिवन वो लेंगे जो आपकी कंडीशंस का है। 670 केल्विन लेंगे और 98.69 को आप पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। 1 atm is equal to 101,325 पास्कल। 98.69 atm उससे 98.69 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आई? कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, वरना आप आर की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। इसको कर लीजिएगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। अब इसका पार्ट 3 अब देखें, पार्ट 3 देखें। कौन कौन वॉलंटियर कर रहा है इसको आंसर करने के लिए? रोल नंबर 1 वॉलंटियर करेंगे। 1 प्रेजेंट है? सीआर? अब सीआर जवाब नहीं, मामलों में अब सीआर जवाब नहीं देंगे। वॉलंटियर कौन करना चाह रहे हैं? वॉलंटियर कौन करना चाह रहे हैं? नंबर बता दें अपना। सर प्रेजेंट हूँ लेकिन वॉलंटियर नहीं करूंगा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट क्लास ले रहा होता तो मैं आपको हैंड पिक करता। तो कौन वॉलंटियर कर रहा है? कोई अपना नंबर बता दे। रोल नंबर 1। जी सर, क्या कौन है? बोल रहे हैं सर? कौन? रोल सर नंबर मैं बताएं। 50। 50? जी सर। चलें बताएं। आपका क्वेश्चन ये देखें, ये थिंकिंग क्वेश्चन है, ये कोई इससे रॉकेट साइंस नहीं है और सब मैंने बताया है। Assuming that due to some process the pressure increases by about 20 times its initial value, यानी इनिशियल प्रेशर आपका 98.69 था, मैंने आपको कहा कि इस वैल्यू से 20 टाइम्स यानी 20 गुना ज्यादा हो गया। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन योर कैलकुलेशंस। आप क्या बोलते? प्रेशर को 20 से डिवाइड कर दो। 20 से डिवाइड कर लो। अच्छा, एनी ऑफ द गर्ल्स वुड लाइक टू वॉलंटियर? आप लोग वॉलंटियर कर रही हैं या मैं किसी को हैंड पिक कर लूं? सर मैं कर लेता हूँ। आप एक सेकंड आई आस्क वन ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि फिर वो लोग वो सो रही होती हैं पीछे। वन ऑफ द गर्ल्स प्लीज वॉलंटियर। सर वो कुकिंग कर रही होंगी इस टाइम। सो रही हैं सर। यार आप नहीं बोले ना, मुझे बोलने दें। हैं कौन कौन ऑनलाइन, कौन कौन है? मुझे चेक करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन सब होती हैं, बस कुकिंग करने चली जाती है। 28, 70, 54 कोई वॉलंटियर करे प्लीज। अजीब बात है, ये लोग वॉलंटियर ही नहीं करते। चलें, जिनका हाथ ऊपर है वो बताएं। Sir, I think volume will be decreased by 20 times. अच्छा देखें, यही मैं सुनना चाह रहा था और ये क्वेश्चन मैंने दिया था पहले और 19 पूरी क्लास में से 84 लोगों में से एक बंदे ने सही किया था, 83 लोगों ने गलत किया था यही सवाल। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है या तो आप सुनते नहीं है मैं क्या बोलता हूँ या आप अंडरस्टैंड नहीं करते। पहली बात तो ये कि अगर प्रेशर इंक्रीजेस 20 टाइम्स एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस 20 टाइम्स, दैट इज ओनली एप्लीकेबल अगर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। कहां पर आपको मैंने बोला है कि ये आइसोथर्मल कंडीशन है, आपने कैसे अज्यूम कर लिया ये बॉयल्स लॉ है? यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक ये, देखिए थ्योरी पढ़ा करें और थ्योरी समझा करें जो मैं बोलता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था रियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन only applicable for low pressure and moderate to high temperature. If you increase the pressure 20 times, यानी 20 गुना प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि you cannot use the ideal gas equation, you will need to use another equation of state. ये एक लाइन बोलनी थी कि आइडियल गैस। मैंने आपको क्लू भी दिया है, मैंने आपको क्लू दिया है, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन योर कैलकुलेशन। आप ये बोलते it is not possible to calculate because the ideal gas law will not be applicable anymore, you would need to use some other equation of state because the pressure is extremely high. अब मुझे बताएं, मैंने पिछली क्लास के अंदर ये नहीं बताया था प्रेशर इज हाई?
प्रेशर इज लो के ऊपर ये एप्लीकेबल है, प्रेशर हाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह के मैं सवाल पूछता हूँ। अब अगर आप प्रेशर लो कितने जी अगर नहीं, अगर लो जो आप जी अगर प्रेशर लो, सर कितना प्रेशर लो सर, एक स्पेसिफिक वैल्यू है प्रेशर लो होने की? देखें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है लो प्रेशर की, मगर अगर मैंने आपको क्वेश्चन में ये कह दिया है कि इसको आप लो प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। पर आई थिंक यूजुअली वो 100 बार्स या इस तरह को लो प्रेशर के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। अब मुझे इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि लेकिन जी सर अगर मैं क्वेश्चन के अंदर 200 ATMs भी लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो मुझे तो नहीं पता कि वो लो प्रेशर है कि हाई एक प्रेशर। सेकंड उसको रियल गैस पे कंसीडर नहीं करूंगा। एक सेकंड अगर क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये कि एक बहुत रिडिकुलस सा आंसर लिखा है, रिडिकुलस से मुराद ये कि जो 100% है कि ये बहुत हाई प्रेशर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1000 बार दूं, 1000 बार, ये तो एक बंदा देखकर भी बोल सकता है बहुत हाई प्रेशर है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह आ रहा है जैसे 150 बार आ रहा है, और मैंने आपको अगर क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा है कि आप आइडेंटिफाई करो x, तो इसका मतलब है कि आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि यहाँ पर कोई कैच नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अज्यूम करो कि ये फॉलो हो रहा है। उसके आखिरी पार्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अब इस 150 की वैल्यू से 20 टाइम्स बढ़ रहा है, अब क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है ना, पहले एक पार्ट बनता है, दूसरा पार्ट पहले पार्ट से रिलेट करता है, तीसरा पार्ट उससे रिलेट करता है। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले मैंने आपको कहा है आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने कहा है कि अच्छा वॉल्यूम कैलकुलेट करो। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद मैंने कहा है सपोज अगर प्रेशर बढ़े, बात समझ आई? तो अगर कोई तो इतना कोई एम्बिगुअस वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई एम्बिगुअस वैल्यू है तो अगर मैं जैसे 200 बार लिख देता हूँ अज्यूमिंग, अब उस 200 बार के अंदर मसला ये हो जाएगा कि आधे बंदे बोलेंगे कि ये बहुत हाई प्रेशर है, आधे उसको सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे दोनों को मार्क राइट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 200 बार इज लो प्रेशर, अज्यूमिंग मैंने कहा है ये 200 बार इज लो प्रेशर, तो सबने सॉल्व करना पड़ेगा। मगर फर्क यहाँ आता है कि अगर मैं 1000 बार कर दूं, 1000 बार के ऊपर कोई ये नहीं बोल सकता दिस इज लो प्रेशर, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं है। इतना हाई प्रेशर तो लो है ही नहीं, सही है? तो आप मतलब इस बात को आप इस बात को दिमाग में रख लें कि एक ना एक क्वेश्चन के अंदर थिंकिंग क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये नहीं कीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम है तो सिर्फ कैलकुलेशन कर लो, मैं थ्योरीज भी पूछता हूँ, तो आपको आपकी थ्योरी मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे थ्योरी पूछ रहा था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और आई वुड लाइक टू रिपीट समथिंग ओवर हियर दैट सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की ये होती है जो आप लोग ने भी की, कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा 20 टाइम्स को तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी 20 टाइम्स। दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन बॉयल्स लॉ या अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इधर कहाँ लिखा है दिस इज बॉयल्स लॉ? it does not say this is Boyle's law, so that law is inapplicable, आप उसको लगा ही नहीं सकते बॉयल्स लॉ के ऊपर। क्लियर हुआ सर? जी सर अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और तब ये कंडीशंस गिवन हो तो अब हम लगा सकते हैं बॉयल्स? हाँ, तब बिल्कुल होगा। तब तो आप अगर मैं बोल दूं टेम्परेचर कांस्टेंट है, या मैं आपको क्वेश्चन में बोल दूं अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और मैं आपको तब ये बोल दूं कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट अगर मैं 20 टाइम्स, लेट्स से मैं आपको ये बोल देता दैट द कंडीशंस आर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और फिर मैं आपसे ये बोलता अज्यूम टू सम प्रोसेस द प्रेशर इंक्रीजेस बाय, फिर मैं 20 टाइम्स नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं 20 टाइम्स बोलता ना तो ये 20 टाइम्स इज अ हाई वैल्यू, तो मैं समथिंग लाइक दिस बोलता। मैं बोलता सपोज योर प्रेशर डबल्स, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन योर आंसर। तो डबल के लिए आप ये बोलते दैट योर वॉल्यूम आंसर वुड बी हाफ। ये सेंस बनाता है कि अगर प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम हाफ हुआ। मगर मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि प्रेशर 20 टाइम इंक्रीज हुआ, क्योंकि प्रेशर अगर आप 20 टाइम इंक्रीज करोगे तो वो तो इतना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि आप आइडियल गैस लॉ लगा कैसे सक रहे हो, फिर तो वॉल्यूम का चक्कर ही नहीं है ना 20 टाइम डिक्रीज के ऊपर। हाँ, अगर फर्ज करो अगर फर्ज करो मैं आपको ये बोलता कि योर प्रेशर इज 1 बार, अज्यूमिंग प्रेशर इज 1 बार, इसको अगर मैं बोलता कि इट इंक्रीजेस 20 टाइम्स, अब आप क्या बोल सकते थे?
अब आप प्रेशर बोल बिकम 20 20 times. बार. अब आप बोल सकते थे वॉल्यूम कैन डिक्रीज 20 टाइम्स बिकॉज 20 बार्स इज अ लो प्रेशर। तो आप ये भी तो देखें 98.69 एटीएम की जो वैल्यू बार के अंदर है कितनी बार है, तकरीबन 100 बार है। 100 बार को अगर आप 20 गुना ज्यादा कर लें तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। मगर अगर वहां पर 1 बार है, 1 बार को अगर आप 20 गुना ज्यादा करें तो कितनी वैल्यू होगी, 20 बार। 20 बार फिर भी लो प्रेशर में आता है। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर 1 बार होता और मैं बोलता कि इट इंक्रीजेस बाय 20 टाइम्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो आप क्या बोलते, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 20 टाइम्स। मगर अगर इसको मैं बोलूंगा 20 टाइम इंक्रीज करता है जो कि 100 बार है, तो ऑटोमेटिकली द प्रेशर इज सो हाई दैट वॉल्यूम विल नॉट बी कैलकुलेटेड। क्लियर हुआ सर? यस जी। सर. सर अगर आप इसमें लिखते हैं 20 टाइम डिक्रीजेस तो फिर करना पड़ेगा। अगर मैं क्या बोलता 20 टाइम डिक्रीज हो रहा है। देखें, अगर मैं आपको बोलता 20 टाइम डिक्रीज ना, तो यस सर। वो एसेंस नहीं बनता क्वेश्चन का। मेरा क्वेश्चन क्या है, कोई वजह से मैंने इंक्रीज लिखा है। मेरा क्वेश्चन ये था, मकसद ये था कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि स्टूडेंट को मालूम है कि हाई प्रेशर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं प्रेशर लो कर रहा हूं तो वैसे ही मेरा रियल गैस एप्लीकेबल है, तो मेरा पूछने का जरूरत क्या है कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है। मतलब आप क्वेश्चन भी तो समझे ना, मैंने कोई मकसद से उसको हाई दिया है ताकि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखूं कि आपने अंडरस्टैंड किया है कि प्रेशर लो है, कि रियल गैस एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं 99.9% में आपको लो प्रेशर की कंडीशन देता ही नहीं। और अगर मैं आपको लो प्रेशर की कंडीशन देता तो फिर मैं आपको ये बोलता कि इफ द प्रेशर डिक्रीजेस बाय 20 टाइम्स व्हाट हैपेंस टू योर आंसर इन पार्ट 2, फिर आप उसको बोलते वॉल्यूम इंक्रीजेस 20 टाइम्स, फिर यूं बोलते। मगर उससे आप ये नहीं बोल सकते थे कि इक्वेशन नहीं होगा। तो ये तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो किस तरह फॉर्मुलेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। Is everyone with me? What are you saying, sir? सब लोग मेरे साथ हैं, समझ आ गई? Yes sir. अच्छा, अब मैं आखिरी 2 स्लाइडें कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। यहाँ पर डेरिवेशंस होंगी तो दिस विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट टुमारो, प्रॉपर्टी रिलेशंस ऑफ एन आइडियल गैस। बेसिकली मुझे आज ये करवाना था, मगर आज हम रीकैप कर रहे थे क्योंकि मुझे श्योर था कि आप लोग Z के बारे में भूल गए होंगे, तो मैंने चले एक दफ़ा रीकैप करवा दिया। ये लास्ट 2 स्लाइड्स में करवा दूं। अब हमने वायरियल इक्वेशन की बात कर ली है, अब हमने रियल गैस की बात कर ली है। अब आ जाएं आइडियल गैस के ऊपर। रियल गैस इक्वेशन क्या होता है? रियल गैस होता है TB इज इक्वल टू NZRT। मैंने आपको बताया था। आप अज्यूम कर लें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आइडियल गैस डिराइव कैसे हुआ है। आप अज्यूम कर लें दैट द गैस इज आइडियल, कि मैं बोल रहा हूं कि गैस आइडियल है, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस N इज निग्लेक्टेड। अगर मैं बोलूं N 1 है तो मेरा रियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगा? PV इज इक्वल टू ZRT। आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है, मुझे पहले तो ये बताएं। आइडियल गैस की क्या कंडीशन होती है? आपने पढ़ा होगा FSC में। High temperature, low pressure. उसके अलावा ये तो मैंने बताया, इसके अलावा क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में क्या हो रहा होता है? Sir, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई volume भी is neglectable. एनर्जी ना इंटरैक्शन नहीं हो रहा होता है, यही नो होता है। अट्रैक्शन होती है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कहां से हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, Z इज इक्वल टू 1 प्लस BV प्लस C अपॉन V स्क्वायर प्लस D अपॉन V क्यूब, यहां से डिराइव हुआ है। ये जो वायरियल कोएफिशिएंट है ना, B अपॉन V, C अपॉन V स्क्वायर, D अपॉन V क्यूब, ये असल में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है। B upon V is some type of molecular interaction. C upon V square is a molecular interaction. D upon V cube is a molecular interaction. Ideal gas की condition क्या होती है? There are no molecular interaction. अभी आपने बताया if there are no molecular interactions, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा B upon V 0 हो जाएगा, C upon V square 0 हो जाएगा, D upon V cube 0 हो जाएगा। सही है? यही हो गया ना?
Yes. अगर ये तीनों टर्म जीरो हो तो गई z 1 हो जाएगा, तो z z equal इज to इक्वल 1 टू हो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल 1। टू 1। सही है। और मैं आपको शुरू से यही बोल रहा था कि आइडियल गैस के अंदर z इज इक्वल टू 1 होता है। आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू इज एक्चुअली pv इज इक्वल टू nzrt, जिसमें z इज इक्वल टू 1। अभी आप z को इग्नोर कर दें, अभी आप सिर्फ बात करें b अपॉन v, c अपॉन v स्क्वायर, d अपॉन v क्यूब की। ऑल ऑफ देम बिकम जीरो बिकॉज आइडियल गैस के अंदर देयर आर नो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। दिस मींस दैट माय सर एक सेकेंड, दिस मीन्स दैट माई इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 1। पूछें। सर ये जो हमारा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये बायनोमिकल ग्रोथ करता है सर, बायनोमियल थ्योरम लग रहा है इसके अंदर। हाँ, कोई पावर सीरीज लग रही है ना। अब मुझे इसकी Yes, sir. मैथमेटिक्स नहीं मालूम है कि बायनोमियल है या क्या पावर सीरीज है। आई थिंक ये टेलर सीरीज होगी, बट आई एम नॉट श्योर। ये कोई मैथ्स वाला ही बता सकता है देखकर। ये सर टायलर सीरीज है। मुझे तो टेलर लग रही है, बायनोमियल नहीं लग रहा था वैसे। अब z इज इक्वल टू 1 आपको समझ आ गया हम कैसे मिलता है z इज इक्वल टू 1? यहां तक समझ आई? यस सर। हमने z को क्या इक्वेट Yes, किया sir. था? हमने z को क्या इक्वेट किया था जब हमने पहले z को इक्वेट किया था? यहां पर मैंने लिखा हुआ होगा, हमने PV divided by RT. pv इज इक्वल टू RT। तो आप अज्यूम कर लें इफ z इज इक्वल टू 1 तो pv इज इक्वल टू PV upon R. nrt। nRT। n तो 1 है ना, सिंपली क्या होगा? RT. pv इज इक्वल टू RT। बन गया आइडियल गैस इक्वेशन। यस This is how the ideal gas equation comes out from the Virial equation. पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि आइडियल गैस इक्वेशन वायरियल गैस इक्वेशन से होता है। इसकी वजह ये है कि जब मैं बोलता हूँ ना कि आइडियल गैस इक्वेशन लो प्रेशर पे है, वायरियल इक्वेशन भी लो प्रेशर के ऊपर है, क्योंकि आइडियल गैस वायरियल गैस से बना है। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वायरियल एक्सपेंशन से कैसे बना है। तो अगर लो प्रेशर यहाँ पर है तो लो प्रेशर वहां पर है। अब पॉइंट नंबर 3 देखें, वायरियल कोएफिशिएंट BC वुड बी 0 बिकॉज नो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस अकर आइडियल गैस के अंदर। तो जो आपका वायरियल एक्सपेंशन है दैट्स बिकम सिंपली z इज इक्वल टू 1, सिंपली z इज इक्वल टू 1। और फिर आपने सिर्फ क्या किया, आपने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, pv अपॉन RT इज इक्वल टू 1। सिंपली आपका आइडियल गैस इक्वेशन बन गया, pv इज इक्वल टू RT। नो प्रॉब्लम इन आइडियल गैस इक्वेशन। अगर n मोल्स के, अगर 1 मोल के लिए नहीं होता तो आपका फॉर्मूला होता pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। लास्ट, अगर मैं z इज इक्वल टू 1 करूं तो आप ये देखें एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन जाती है, दिस इज एन आइडियल गैस। मगर जितनी भी गैसेस हैं, CO को देख लें, CH4 को देख लें, H2 को देख लें, NH3 को देख लें, ये सारी इस लाइन के ऊपर डिविएट कर रही हैं। अब अगर इनकी वैल्यू z से ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, और अगर इनकी वैल्यू 1 से नीचे है, अभी किसी ने मुझे पिछली दफा z की कोई वैल्यू निकाली थी तो उसको वैल्यू मिली थी 0.5 या 0.7, उसको हम नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं, विच अगेन लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे किसी ने पिछली क्लास में पूछा था कि z की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आ सकती है। उस वक्त मैंने उसको कहा था कि z की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, z का वैल्यू रेफरेंस पॉइंट हम 1 देखते हैं। अगर वैल्यू z की 1 से ज्यादा हुई तो हम पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। अगर हम 1 से कम हुई, बेशक वो 0.9 हो, वो 0.95 हो, वो 0.8 हो, उसको हम नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो चीज लाइन से नीचे है उसको नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं, जो लाइन से ऊपर है उसको पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। और इन रियलिटी गैस स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो जिसने पहले, मेरा ख्याल है रोल नंबर 50 ने शुरू में कहा था कि आर्गन को हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं। हकीकत के अंदर उसकी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, कोई गैस की लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। हियर आई वुड लाइक टू एंड माय लेक्चर। सर Our starting point tomorrow would be from the processes occurring in ideal gases. कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, tomorrow's lecture is important. We will do derivations, I will try to do numericals, so
I have multiple work to do for tomorrow.